Hello students, welcome to the YouTube channel of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको संप्राप्ति के बारे में बता चुकी हूँ। मैं आज के वीडियो में इसको रिपीट करूँगी। संप्राप्ति को आगम भी कहते हैं। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल धनराशि प्राप्त होती है वह उस फर्म का आगम कहलाती है, यानी वह फर्म की संप्राप्ति होती है। प्रोफेसर डूले के अनुसार एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली भौतिक प्राप्तियां हैं। आगम या संप्राप्ति की धारणाएं क्या हैं? 3 मुख्य धारणाएं हैं। कुल आगम विच इज टोटल रेवेन्यू, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को आप ये जो तालिका बनी है 4.1 इसमें देख सकते हैं। जब उत्पादन 1 यूनिट है तो कुल आगम 20 यूनिट का है। उस समय औसत आगम भी 20 यूनिट का है और सीमांत आगत कुछ नहीं है, क्योंकि सीमांत आगम का अर्थ होता है जब 1 इकाई उत्पादन की बढ़ाई जाएगी तो उससे उस 1 इकाई के बढ़ाने से जो कुल संप्राप्ति में अंतर आया वह सीमांत आगम कहलाता है या सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। जब उत्पादन 2 यूनिट का है तो कुल आगम 36 यूनिट्स हो गया। ऐसे में औसत आगम देखिए 18 यूनिट्स है, मतलब कुल आगम को आप उत्पादन की गई मात्रा से भाग जब देते हैं तो आपको औसत आगम की प्राप्ति होती है। अब सीमांत आगम क्या है? ये 16 यूनिट का है। ये कैसे निकाला है? सीमांत आगम 16 यूनिट इसलिए है क्योंकि पहली यूनिट के बनने से कुल आगम 20 यूनिट का था। जब 2 यूनिट्स का उत्पादन हुआ तो कुल आगम 36 यूनिट हो गया। तो 36 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो 16 यूनिट, यानी 1 इकाई उत्पादन के बढ़ाने से कुल आगम में 16 यूनिट का डिफरेंस आता है, अंतर आता है। इसी तरीके से आप तालिका में देख पा रहे हैं 7 यूनिट तक का जब उत्पादन होता है तो कुल आगम कैसे बढ़ रहा है और औसत आगम उसी हिसाब से, और सीमांत आगम इसी को आप परिभाषित कैसे करेंगे? कुल आगम, कुल संप्राप्ति का अर्थ है उस राशि से है जो उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की बिक्री से फर्म को प्राप्त होती है। यदि फर्म 3 इकाइयों को बेचकर 51 रुपये प्राप्त करती है तो रुपये 51 उसका कुल आगम होगा, कुल संप्राप्ति होगी। वस्तु की जो बेची जाने वाली मात्रा है उसको अगर कीमत से गुणा कर दिया जाए तो कुल आगम, टोटल रेवेन्यू ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि वस्तु की 3 इकाइयां बेची जा रही हैं और प्रति इकाई कीमत 17 रुपये है तो कुल आगम 3 को 17 से जब आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 रुपये कुल संप्राप्ति प्राप्त होगी। तो कुल आगम का फॉर्मूला हुआ वस्तु की मात्रा मल्टीप्लाइड बाय कीमत। औसत आगम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिक्री से प्राप्त कुल आगम में वस्तु की कुल बेची गई मात्रा से जब आप भाग देते हैं तो औसत आगम प्राप्त होता है। किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? औसत आगम इज इक्वल टू कुल आगम, इसको किससे डिवाइड करेंगे? उत्पादन की मात्रा से। यानी 51 रुपये को 3 यूनिट से जब आप डिवाइड करेंगे तो 17 रुपये औसत आगम है। वास्तव में 17 रुपये जो है वो प्रति इकाई कीमत हुई, इसलिए आप कह सकते हैं औसत आय और कीमत एक ही बात है। वास्तव में औसत आय उत्पादन के भिन्न स्तरों पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत को ही प्रदर्शित करती है। अब सीमांत आगम समझ लेते हैं, जिसे आप सीमांत संप्राप्ति भी कह सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू।
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। प्रोफेसर फर्गुसन के अनुसार एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वस्तु की 3 इकाइयां बेचने से 51 रुपए कुल आगम प्राप्त हुआ। यदि चौथी इकाई बेची जाए तो कुल आगम बढ़कर 65 रुपए हो जाता है। तो इस प्रकार कुल आगम में 65 माइनस 51 मतलब 14 रुपए की वृद्धि हुई। ये 14 रुपए सीमांत आगम है। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? क्योंकि सीमांत आगम को मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? TR इज टोटल रेवेन्यू, N मतलब कितनी इकाइयां, नंबर ऑफ यूनिट्स, TRN माइनस TRN माइनस 1 मतलब कुल अगर 4 बेची गई और N माइनस 1 3 बेचने पे जो टोटल रेवेन्यू था, कुल संप्राप्ति थी, उसको 4 इकाइयों पे को बेचने से जो कुल संप्राप्ति मिली उसमें से माइनस करने से मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त होता है। औसत आय और सीमांत आय के संबंध में कुछ मुख्य बातें भी समझ लीजिए। औसत आय वास्तव में कीमत ही होती है, मतलब एवरेज रेवेन्यू AR इज इक्वल टू प्राइस। दूसरा पॉइंट है औसत आय रेखा ही मांग रेखा होती है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय रेखा एक सीधी पड़ी रेखा होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में यह नीचे को गिरती हुई होती है। चौथा, जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां बेची जाती हैं, औसत आय और सीमांत आय घटती है, परंतु सीमांत आय में जो कमी आ रही है वो औसत आय की तुलना में ज्यादा तेजी से होती है। तालिका 4.2 को भी आप गौर से देखिए कि उत्पादन की कितनी मात्रा में वस्तु का मूल्य कितना रखा गया, उससे कुल आय कितनी प्राप्त हुई, औसत आय कितनी प्राप्त हुई और सीमांत आय कितनी प्राप्त हुई। अलग अलग उत्पादित की गई मात्राओं में ये अलग अलग कुल आय कितनी है, औसत आय कितनी है और सीमांत आय कितनी है, ये दिखाया गया है। वस्तु की कीमत तो सेम ही है, 10 रुपए है। उत्पादन की गई मात्राओं में अंतर है। जब 1 यूनिट उत्पादन किया गया तो कुल आय 10 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट को बेच के 10 रुपए मिले। उस समय औसत आय भी 10 रुपए है, क्योंकि वस्तु की कीमत ही औसत आय होती है। उस समय सीमांत आय एक्चुअली उस समय कुछ नहीं होती है। यहाँ 10 रुपीज दिखाया गया है, यहाँ 10 नहीं, डैश आएगा। इस तालिका को आप इसी तरीके से देखिए तो आपको कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में संबंध का पता चलेगा। बच्चों, मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पहले ही बता चुकी हूं। उसी के अंतर्गत आपने संप्राप्ति को भी समझा है। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत और सीमांत आगम रेखा, इसे भी समझ लीजिए। एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तालिका 4.2 व चित्र 4.1 के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई का मूल्य एक समान रहता है। इसलिए अब जो मांग की वक्र रेखा है वो आधार रेखा के समानांतर होती है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो कि चित्र में आपको DD रेखा दिखाई पड़ रही है, जिसे आप कहेंगे मांग वक्र रेखा, जो OX के समानांतर है। तीसरा, एक फर्म या विक्रेता